नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो है वो डालते रहते हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने काफ़ी वीडियोस डाली हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स उसके ऊपर आए हैं। तो जो आप सभी को पता होगा कि हमने पहले इंग्लिश का टेस्ट डाला था, तो उसके अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हमने गूगल फॉर्म टेस्ट डाला था। फिर हमने 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्लास 10th के लिए भी हमने एक टेस्ट डाला, उसमें बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। तो हमें बच्चों ने कहा कि सर आप हमेशा टेस्ट लेते हैं, तो क्योंकि देखिए जैसे मेरी एकेडमी का नाम ही है ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी, तो लेकिन मैं बच्चों के कहने के ऊपर आज मैं बच्चों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये क्लास +2 के लिए वीडियो है और इसके अंदर आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है, जिसमें से अक्सर हरियाणा बोर्ड के अंदर, सीबीएसई के अंदर, आईसीएस बोर्ड के अंदर, अनेक बोर्ड के अंदर इस चैप्टर से सवाल पूछ दिए जाते हैं या क्वेश्चंस इसके अंदर से पुट कर दिए जाते हैं। देखिए ये लेसन बड़ा ही आसान सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको ये सारा चैप्टर यहाँ पर कराऊंगा, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और हाँ, और एक खास बात, आपके लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आज मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर आपको ऐसे 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो लोग आपको कहते होंगे कि 100% गारंटी, लेकिन मैं कहता हूं कि 500+ गारंटी। 2 सेट्स ABCD 4 सेट होते हैं, किसी 2 सेट के अंदर ये 4 नंबर में या 6 नंबर में एक जरूर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वीडियो काफी लंबी रहने वाली है, तो हम शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो नाम है वो क्या है, द लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि मैं वैसे जो ये वीडियो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले आप जैसे इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको समझना। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या हो गया, मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, मांग का सिद्धांत, जैसा कि आप सभी को पता है कि मांग, लेकिन देखिए मांग तो हम हर जगह ही करते हैं, लेकिन मांग की एक आसान सी परिभाषा है, उसको देख लीजिए। बड़ा ही 3 शब्दों में मांग को बयान करते हैं। पहला, किसी चीज की इच्छा। दूसरा, इच्छा को पूरी करने के लिए धन। और तीसरा, धन को खर्च करने की तत्परता। सो फ्रेंड्स, ये होती है मांग। देखो फ्रेंड्स, बड़ी आसान परिभाषा है। किसी चीज की इच्छा, इच्छा को पूरी करने के लिए धन, और धन को खर्च करने की तत्परता क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। देख लीजिए, आपके पास अगर इनमें से कोई 2 चीज है, मान लीजिए कोई आदमी है, उसको गाड़ी खरीदनी है। गाड़ी क्या है, उसकी इच्छा है। अब गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी उसकी इच्छा है। गाड़ी 5 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए उसके पास है, यानी धन भी है। अब वो है कंजूस, पैसा नहीं खर्च करना चाहता, यानी कि ये चीज वो नहीं करना चाहता, तो वो उसकी मांग नहीं है, वो सिर्फ उसकी इच्छा ही रह जाएगी, वो मांग नहीं कहलाई जाएगी। सो फ्रेंड्स, कोई भी अगर कहे कि मांग को डिफाइन करो, तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी चीज की इच्छा, इच्छा को पूरी करने के लिए धन, और धन को खर्च करने की तत्परता मांग कहलाती है। सो फ्रेंड्स, आज इसको आगे देखते हैं, और जो आगे इसकी सही परिभाषा है वो मांग की मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको सब कुछ टेबल से ही याद होता है। यदि आपको अगर टेबल आती है तो ही आप उसको, जो परिभाषा है आप उसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको मांग की परिभाषा बताता हूं। मांग यानी कि डिमांड की परिभाषा। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर जगह इस पूरी वीडियो में डिमांड को डी से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो देखिए, मांग की परिभाषा बनाने के लिए हमें एक टेबल बनानी है। 1 2 3 4 5। पी बोले तो प्राइस, ठीक है, और डी बोले तो डिमांड। और आपको पता है कि जो प्राइस है और जो मांग है उसका संबंध उल्टा होता है। तो आपने ये टेबल लिखी है, इसको उल्टे लिख दीजिए। 5 4 3 2 1। ये आपकी क्या बन गई, एक टेबल बन गई। क्या बन गई, टेबल बन गई। सो फ्रेंड्स, अब इसकी परिभाषा देखिए। अब परिभाषा क्या बनती है मांग की, कि एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर, विभिन्न संभव कीमतों पर, क्या कहा मैंने, एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर, 1 2 3 4 5, जितनी जितनी मात्रा
जितनी जितनी बोल रहा हूं, जितनी जितनी का मतलब 5 4 3 2 1, 1 पे 5 खरीदी, 2 पे 4, जितनी जितनी मात्रा हम खरीदने के इच्छुक या योग्य होते हैं उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, एक निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर जितनी जितनी मात्रा हम खरीदने के लिए इच्छुक या योग्य होते हैं उसे मांग कहते हैं। फ्रेंड्स समझ आ गया आप सभी को कि मांग किसको कहते हैं? तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन आता है कि मांगी गई मात्रा क्या होती है। क्या पूछा है? मांगी गई मात्रा। मात्रा के अंदर जैसे आपको जो बताना है वो क्या है कि प्राइस और डिमांड, वही टेबल बनानी है, लेकिन टेबल पूरी नहीं बनानी। टेबल आपने ऐसे बनानी है कि 5 1, बस यही आपकी टेबल बनेगी। अब इसकी परिभाषा क्या बनती है? एक निश्चित समय में मैंने मांग की परिभाषा में बोला था कि विभिन्न संभव कीमतों पर, क्योंकि वहां पर जो टेबल थी वो बड़ी थी, लेकिन यहां पर टेबल बड़ी नहीं है, यहां पर सिर्फ 5 लिखा है। तो क्या कहेंगे? एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत के ऊपर, एक निश्चित कीमत के ऊपर जितनी मात्रा, अब मैं जितनी मात्रा क्यों बोल रहा हूं कि यहां मात्रा तो एक ही है, समझ में आ गया कि निश्चित कीमत पर जितनी मात्रा हम खरीदने के इच्छुक या योग्य होते हैं उसे मांगी गई मात्रा कहते हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? फिर से एक बार देख लेंगे कि मांगी गई मात्रा क्या होती है। मांग की जब आप परिभाषा लिखोगे तो आपको वो टेबल पूरी बनानी पड़ेगी। प्राइस लिखोगे 1 2 3 4 5, और जो डिमांड है वो क्या लिखोगे? उल्टा लिखोगे। और हमेशा याद रखना प्राइस और डिमांड का संबंध उल्टा होता है। प्राइस और डिमांड का संबंध उल्टा होता है। देखो फ्रेंड्स, हाथ से डिनोट कर सकते हो कि जब प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी, और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस कम है, इसीलिए उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है। समझ में आ गई फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, इसको मिटा दे, बहुत हो गया, ठीक है। चलो आगे हम क्या करेंगे, हम करते हैं मांग तालिका। मांग तालिका क्या करेंगे हम? मांग तालिका। और बहुत से बच्चों को मांग तालिका ही बनानी नहीं आती। क्या भेद है बताओ? मांग तालिका हमने अभी तो बनाई है, क्या होती है? उल्टा संबंध होता है, बस इतना याद रखो। क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, ये आपकी मांग तालिका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझ में? प्राइस और डिमांड का संबंध हमेशा उल्टा होता है, ये याद रखना पूरे चैप्टर के अंदर। जिस बच्चे को ये याद नहीं होगा वो इसका हर एक क्वेश्चन गलत करेगा। मांग की तालिका की परिभाषा देखो। परिभाषा इंग्लिश में बोले तो डेफिनेशन। क्या होती है? वो तालिका, और हर बात ध्यान रखना कि हमें पहले कीमत बोलना है। अगर आप पहले मांग बोल जाते हो तो भी आपका पूरा प्रश्न गलत हो जाता है। क्या करोगे? वो तालिका जो कीमत व मांग के संबंध को प्रकट करे, वो क्या होती है? मांग तालिका होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? वो मांग तालिका होती है। क्या बताया मैंने? मांग तालिका क्या होती है? जो कीमत और मांग के संबंध को प्रकट करे वो मांग तालिका होती है। और अगर फ्रेंड्स आपने ऐसे कह दिया कि वो तालिका जो मांग और कीमत के संबंध को प्रकट करे, तो मैं कहता हूं भैया आपको कोई नंबर नहीं देगा, एग्जामिनर देखते ही क्रॉस कर देगा उसे। और अगर आप ऐसा लिखोगे कि वो तालिका जो कीमत और मांग के संबंध को प्रकट करे, क्योंकि हमेशा पहले कीमत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। आगे हमने क्या बताना है कि मांग तालिका कितने प्रकार की होती है। क्या है? मांग तालिका। मांग तालिका कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? 2 प्रकार की। पहली व्यक्तिगत। कौन सी? व्यक्तिगत मांग तालिका। ठीक है, ये लिख लेना। अगली है बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका।
अब फ्रेंड्स अब व्यक्तिगत मांग तालिका बनानी है। व्यक्तिगत मांग तालिका बनानी है, बताओ कैसे बनाओगे? बहुत ही आसान तरीका है, हमने अब से पहले 2-3 बार बना लिया है। देखो क्या है, अब ये व्यक्तिगत का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की तालिका, एक व्यक्ति ने जो कीमत और मांग का जो संबंध है वो बताना है। क्या है? प्राइस और डिमांड। अब मान लो ये किसकी है? ये मान लो कोई वरुण की है। ये किसकी है? वरुण की है। ठीक है, क्या है? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ये क्या बन गई? मांग तालिका बन गई। किसकी बन गई? वरुण की मांग तालिका बन गई। अब व्यक्तिगत मांग तालिका की परिभाषा बताओ। जब आप तालिका बना लेते हैं तो परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब क्या बनी इसकी परिभाषा? कि वो तालिका जो एक व्यक्ति की कीमत और मांग के संबंध को प्रकट करे वो व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। क्या बनी? जो एक व्यक्ति की कीमत, ध्यान से सुन लो, मैं कीमत पहले बोल रहा हूं, अगर मैंने मांग पहले बोला तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कहा? जो एक व्यक्ति की कीमत और मांग के संबंध को प्रकट करे उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मांग तालिका कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत आसान है। अब देखो बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका में भी कोई भेद नहीं है। देखो पहले प्राइस लिखो, 1 2 3 4 5। समझ में आ गई? अब यहाँ 3 डी लिख लो, डी डी डी। अब मैंने बोला मार्केट मांग, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका मतलब एमडी, मार्केट डिमांड, क्योंकि डी का मतलब यहाँ पे क्या दे रहे हैं? डी का नोटेशन क्या है? डिमांड है, और पी का नोटेशन प्राइस है। और अगर मैं एरो ऊपर कर रहा हूं तो वो बढ़ रहा है, अगर मैं नीचे कर रहा हूं तो वो क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ में आ गई? चलो अब ये डी डी लिख लिए। चलो कोई 3 नाम बताओ। चलो एक तो ये वरुण की कर लेते हैं, एक राम है, एक कोई सीता है, बस चलो एक उसका नाम ले लेते हैं। अब क्या है? वरुण की मांग तालिका तो यहां से उठा देता फटाफट, 5 4 3 2 1। आगे उठाओ, फटाफट करो। राम की बना लो, 4 3 2 1 0। या फिर आगे चलो और 6 5 4 3 2। समझ में आ गई? इसको फटाफट क्या कर लेते हैं? जोड़ लें इसको, जोड़ लो। मार्केट डिमांड कितनी होगी? 6 और 4 10 और 5 15, 5 और 4 9 3 12, 3 और 2 5 और 4 9, 3 और 1 4 और 1 5 6, 3 2 1 3। ये क्या आ गई? बाजार मांग तालिका, मार्केट डिमांड आ गई। अब हुआ क्या कि जब कीमत 1 है तो बाजार मांग 15 है, और जब कीमत 5 है तो बाजार मांग सिर्फ 3 ही है। ज्यादा लोग नहीं खरीदते, ऐसा नहीं है लोगों के पास भैया, मुफ्त में नहीं आता। समझ में आ गई? चलो बाजार मांग तालिका की अब क्या करते हैं? हम परिभाषा लिखते हैं। टेबल बन गई सभी से, टेबल बन गई तो परिभाषा में कुछ भी नहीं। अब परिभाषा देखो क्या कहा था मैंने? व्यक्तिगत मांग तालिका में मैंने क्या कहा था? वो तालिका जो एक व्यक्ति की कीमत और उसके मांग को संबंध को प्रकट करे वो क्या है? व्यक्तिगत मांग तालिका। तो इसमें क्या होगा? वो तालिका जो कीमत व सभी व्यक्तियों की मांग या बाजार मांग के संबंध को प्रकट करे वो क्या होती है फ्रेंड्स? बाजार मांग तालिका होती है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बाजार मांग तालिका क्या है? वो तालिका जो कीमत और वह सभी व्यक्तियों की मांग या बाजार मांग के संबंध को प्रकट करे वो क्या होती है? बाजार मांग तालिका होती है। समझ में आ गया? चलो ठीक, आगे चले। तो थोड़ा सा मिटाने में टाइम लगता है, वीडियो स्किप मत करना, कुछ रह जाएगा नहीं तो। चलो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आगे आता है मांग वक्र। मांग वक्र, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व डीसी। डिप्टी कमीशन करनी है भैया यहाँ पे, तो डिप्टी कमीशन समझे। ये क्या है? डिमांड कर्व। मांग वक्र क्या होता है? मांग वक्र बनाने के लिए भी आपको पहले टेबल बनानी होगी, यानी कि क्या बनानी होगी? तालिका बनानी होगी। किसकी तालिका बनाएंगे? वरुण की वाली लगा लो भैया यहाँ पे भी। प्राइस, डिमांड क्या है? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। समझ में आ गई? अब ये क्या हो गया? मांग।
अब हमने क्या बनाना है, मांग वक्र बनाना है। तो तालिका बना ली, क्योंकि तालिका होगी तो क्या होगा, मांग वक्र बनेगा। तो चलो वक्र बनाते हैं। तो ये वक्र आ गया, अब लिख लो यहाँ 1 2 3 4 5। तो आ गई 1 2 3 4 5। ये गैप तुम्हें सही लेने हैं, मेरे गलत हो रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, 1 के ऊपर 5 है, 2 पे 4 है, 3 पे 3, 4 पे 2, 5 पे 1। ये क्या आ गया, डिमांड कर्व आ गया। समझ में आ गई? सही करूं क्या? चलो मैं अगली बार कर दूंगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मांग वक्र तैयार होगा। इसी को क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। समझ में आ गई बच्चों, क्या कहते हैं इसको, डिमांड कर्व कहते हैं। समझ में आ गई? अब मांग वक्र की परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा में कुछ भेद नहीं है। परिभाषा क्या होगी, देखो, जब दो परिभाषा बनती है, देखो बच्चों इसकी क्या होगी, दो परिभाषा। पहली परिभाषा क्या है, जब कीमत व मांग के संबंध को ग्राफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, या प्रस्तुत किया जाता है, या प्रकट किया जाता है, तो वो क्या होता है, मांग वक्र होता है। राइटिंग पे ना जाना, थोड़ी सी राइटिंग खराब है मेरी, ठीक है। सेकंड क्या है, अगला जो इसकी दूसरी परिभाषा है वो इसी में से ही है। क्या है, जब व्यक्तिगत जो मांग तालिका है, व्यक्तिगत नहीं, गलती होगी, जो मांग तालिका है, जब मांग तालिका को ग्राफ से प्रकट किया जाता है तो मांग वक्र कहलाता है। समझ आ गई? दो परिभाषा बन गई, क्या बन गई, जब कीमत व मांग के संबंध को ग्राफ से प्रस्तुत या प्रकट या प्रदर्शित किया जाए। दूसरी परिभाषा, जब मांग तालिका को ग्राफ से प्रकट किया जाता है तो वह मांग वक्र कहलाता है। तो आपको पता होगा ना, मांग तालिका में क्या बनाई थी, ये टेबल बनाई थी कि नहीं बनाई थी, बनाई थी ना। तो बहुत बढ़िया, चलो आगे चले। अब फिर वही क्वेश्चन फिर से दोबारा, उसको नहीं मिटाते। समझ आ गई? चलो अब क्या कहता है कि मांग वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इसको बताएंगे भैया। मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत मांग वक्र। क्या होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र। दूसरा क्या होता है, बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र समझ में आ गई बच्चों? तो व्यक्तिगत मांग वक्र बनाना है तो व्यक्तिगत मांग तालिका चाहिए। वही तालिका बना लो पहले। प्राइस डिमांड 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, कुछ ऐसा बनेगा। आके ना, अरे आके ना, है ना। ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। वो 20 के पॉइंट तुम लिख लेना भाई, ठीक है, ऐसा आएगा। समझ में आ गई? अरे ये लो यार, बस बढ़िया। चलो अब ये तो हो गया व्यक्तिगत मांग वक्र। अब इसकी फटाफट मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। देखो लिखने की थोड़ी बोर्ड पे जगह नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा, इसी समझाता हूँ। व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, इसकी भी आप दो परिभाषा दे सकते हो। जब कीमत और एक व्यक्ति की मांग के संबंध को ग्राफ से प्रकट किया जाता है तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। दूसरा क्या होगा, जब व्यक्तिगत मांग तालिका बताई थी मैंने आपको अभी, तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका होकर जब ग्राफ से प्रकट किया जाता है तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। तो चलो फ्रेंड्स, बाजार मांग पे प्राइस 1 2 3 4 5 3 डी बनाने हैं, वही ले लेना भैया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगी मार्केट डिमांड। तो आ जाओ फटाफट, 5 4 3 2 1 4 3 2 1 0, ठीक है। यहाँ आ जाएगी 6 5 4 3 2। तो फटाफट लिख लो, 6 4 10 5 15 12 और 9 6 ये होते होंगे 3 तो 5 ठीक है। अब इसको आप बनाना है तो इसको भी आप, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बना देता हूँ, तो गड़बड़ करोगे आप। ये 15 तक है ना, इसको आप ले लो, 2 गैप पे ले लो, 2 4 6 8 10 12 14
16। 3 3 9 3 4 5। अब क्या हुआ, एक पे कितनी है, 15 है, आ जाओ, एक पे 15 यही कहीं होगा, यहाँ होगा कहीं 15, ठीक है। अब दो पे कितनी है, 12, दो पे 12 आ गई, ठीक है। अब तीन पे कितनी है, तीन पे कितनी है, 9 है, तीन पे आ जाओ, यहाँ कहीं 9 आएगा, ठीक है, कितने हो गया। चार पे कितनी है, 6 है, तो 4 पे आ जाओ, 6 आ गई। अब 5 पे कितनी है, 5 पे 3 है, 5 पे 3 तो आ जाएगी, इसके बीच में आ जाएगी कहीं पे, यहाँ आ गई, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप मिला दो, ये आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। इसी की जो परिभाषा है, ये जो वक्र बनाना आ गया, अब तो इसकी परिभाषा है वो इसी की तरह है, इसकी 2 थी तो इसकी भी 2 है। पहली परिभाषा क्या होगी, जो बाजार मांग तालिका हमने बनाई थी वो ही इसकी परिभाषा होगी। क्या होगी, जब बाजार मांग तालिका को ग्राफ से प्रकट किया जाता है तो वो बाजार मांग वक्र क्या कहलाता है। दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, जब कीमत और सभी व्यक्तियों की मांग या बाजार मांग को ग्राफ से प्रकट कर दिया जाता है तो क्या कहलाता है, वो बाजार मांग वक्र कहलाता है। आपने गौर किया होगा कि मैंने जो बाजार मांग तालिका वाली डेफिनेशन बोली है, लास्ट में मैंने ऐसे बोल दिया सिर्फ कि वो ग्राफ से प्रकट किया जाता है, तो बस यही। इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान होती है, समझ में आ गई। अब चले आगे, आगे चलते हैं। अगला है मांग फलन। मांग फलन काफी साफ हो गई राइटिंग ना। मांग फलन क्या होता है बताओ, पता है किसी, बुक पढ़ी होगी, लॉकडाउन चल रहा है तो चलो चलते हैं। मांग फलन क्या होता है, मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले तत्व के संबंध को क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। समझ में आ गई। मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध को क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। फिर वही क्वेश्चन, कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है भैया, समझ में आ गई। कौन सा, व्यक्तिगत मांग फलन, व्यक्तिगत मांग फलन। अगला होता है बाजार मांग फलन। डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन वही है जो अभी बता के आया हूं। क्या बनेगी, जब व्यक्तिगत मांग को, तो इसकी जो आपने डेफिनेशन लिखनी है व्यक्तिगत मांग फलन, तो हमने जो मांग फलन की डेफिनेशन क्या लिखी कि मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध को क्या कहते हैं, मांग फलन कहते हैं। तो व्यक्तिगत क्या हो जाएगी कि एक व्यक्ति की मांग तथा उसकी मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग फलन कहते हैं। बाजार मांग में भी आपको सेम करना है कि बाजार मांग तथा बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध को क्या कहते हैं, बाजार मांग फलन कहते हैं। अब आपको पता चल रहा होगा कि मैं कुछ तत्व नाम ले रहा हूं। अब वो तत्व है क्या, अब वो दोस्तों तत्व है 9। अब उन 9 तत्वों को देखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी जाते हैं, ठीक है। अब वो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, अब कौन से है वो, पहला तत्व क्या है, पहला तत्व है दोस्तों वस्तु की कीमत। दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत। तीसरा है उपभोक्ता की, कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। चौथा है संभावनाएं। पांचवा है रुचि तथा प्राथमिकता। छठा है जनसंख्या। सातवां है जलवायु तथा मौसम। आठवां है सरकार की नीति।
ऐसे लिखते क्या? लिख लेना है, ठीक है। 9वां क्या है? आय का वितरण। आय का समझ में आ गई बच्चों? आय का वितरण। चलो एक बार इसको अपन क्या करते हैं, यही एंड करते हैं। और मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये जो क्या है, ये है पार्ट 1, ठीक है बच्चों। पार्ट जो 2 होगा उसके अंदर हम एक तो इसको डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि ये जो पेपर के अंदर आता ही आता है, और इसके जो ये 9 पॉइंट्स हैं इनको भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं आप सभी को बता देता हूं कि आज इस पार्ट 1 का एंड कर दिया है हमने, और कल या परसों तक मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊंगा, उसको भी आप जरूर देखिए। पार्ट 2 के अंदर जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि 101% नहीं 500% पेपर 2 सेट के अंदर ये आएगा ही आएगा। समझ में आ गई बच्चों? वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट को अब यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।